हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कल के और आज के सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होंगे वो कवर करने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। पहला करंट अफेयर है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के बारे में। रिसेंटली मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा कोस्ट से, चांदीपुर कोस्ट, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ये सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इसको मॉनिटर करने के लिए हमने रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ था। डिफरेंट लोकेशंस थे, इसका जो फ्लाइट था या फिर जो इसका पाथ था वो लोकेट करना था और हमें इंश्योर करना था कि ये सक्सेसफुल है, यानी कि ये प्रिसीशन वाइज बनी है। देखो, अभी के लिए ये टेस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल किया गया है और इसमें जो भागीदारी है वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद बेस्ड हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर वेरियस अदर जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं वो इसका हिस्सा रहे हैं। और अभी के लिए ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस मिसाइल है जिसकी जो रेंज है 1000 किलोमीटर के करीब होगी। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, साइड में जो चल रही है। न्यू वेरिएंट है ये निर्भय LRLACM का, यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। और देखो, डीआरडीओ ने स्पेशली इस चीज़ के बारे में बताया है कि मेडन टेस्ट फ्लाइट का ये जो लॉन्च था ये सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ। साथ ही साथ अगर बात करें कि यूएस के पास भी क्या इस तरह की मिसाइल है, देखो यूएस की टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो हम कई बार लेने को भी सोचते हैं वो हमने खुद ही इंडिजीनियसली बना ली है। सो उसके कंपैरेटिवली इसको कंपेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पेलोड कैपेसिटी है 200 से 300 किलोग्राम। और देखो, एल्टीट्यूड, मिनिमम एल्टीट्यूड पर ये जा सकती है, यानी कि 100 मीटर से नीचे ये समझो कि उड़ सकती है ताकि रडार में भी नज़र ना आए। सो इसकी अपने आप में एक अचीवमेंट, एडवांसमेंट है। और देखो, डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें या डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ये चीज़ें पॉसिबल कर पा रहे हैं। और एक और समझो कि इंडिया के पास एक और वेपन तैयार हो चुका है जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कश्मीर वैली में जो रिसेंटली माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसमें सडन एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जहां पर बताया गया था कि ग्रेट ब्रिटेन, जिसको बुटारस स्टेलारिस की फर्स्ट अपेयरेंस हुई है वुलर लेक के पास, क्योंकि वुलर लेक के पास जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कंपेटेबल है, यानी कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। अगर उसके कंपैरेटिवली होकेट्सर वेटलैंड जो कि अगेन कश्मीर वैली में ही पड़ता है और रामसर साइट भी है, वहाँ पर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। ड्यू टू देखो 81% के करीब रेनफॉल डिफिसिट ऑब्जर्व किया गया है रीजन में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वी ऑल नो दैट अभी के लिए ये जो वेटलैंड है ये पानी जो रिसीव करता है वो दूध गंगा रिवर से करता है जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है। और इसे क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। सिर्फ ऐसा एक वेटलैंड है जिसके पास रीड बेड्स हैं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि रीड बेड्स क्या होते हैं। देखो, जहाँ पर बर्ड लाइफ और वाटर लाइफ दोनों मिल पाएँ तो उसे रीड बेड्स बोल दिया जाता है। 232 के करीब जो बर्ड स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर अपना शेल्टर लेती हैं। नियर अबाउट 2 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वाटरफॉल एनुअली यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि ये जो वेटलैंड है ये एक पाथवे है 68 वाटरफॉल स्पीशीज़ का, जिसमें कॉमन शेल्डक हो गया या फिर वाइट आई पॉचर्ड हो गया। वेरियस तरह के और पंछी आते हैं साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से। और रिसेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन भी यहाँ पर आया था, बट वो वुलर लेक में था, राइट, कश्मीर वैली में ही। एज पर WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा एक चीज़ बताई गई थी कि हर साल 29 नेशंस ऐसे हैं जहाँ से ये बर्ड्स इंडिया की तरफ आते हैं। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे इन मई और सेकेंड सैटरडे इन अक्टूबर। 2024 में ये कब पड़ा, 11 मई और 12 अक्टूबर को। साल में 2 बार इसलिए क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आप समझ सकते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना इन्होंने, राइट। सो अभी के लिए इस साल का जो थीम रहा है वो है प्रोटेक्ट बर्ड इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। सो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली अगेन एक डिफेंस न्यूज़ है जो कि है पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। स्टेट रन भारत डायनेमिक लिमिटेड्स BDL ने रॉसबॉरन एक्सपोर्ट के साथ, जो कि रशिया की एक कंपनी है, एक MOU साइन किया है कॉपरेशन के रिगार्डिंग कि हम पेंटसीर वेरिएंट्स को डेवलप करेंगे जिसमें 60 to 70% इंडिया के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होंगे
और रशिया ओरिजिन का ये असल में एक डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास रशिया से पहले भी हमने लिया है S-400, राइट, और डिप्लॉय भी किया गया है, जो कि इंडिया चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पर। अभी के लिए पेंटसी डेवलपमेंट जो थी ये 1989 से स्टार्ट हुई थी। बाद में इन्होंने रिप्लेसमेंट भी भेजी 2022 में इसको, जो इनकी टुंगुस का एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया ने उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अभी के लिए सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ये सिस्टम में कई तरह के चेंजेस आए हैं, और जो इन्होंने नया वेरिएंट अपनी सर्विस में लेकर आए हैं वो 2003 से लग रहा है, जिसको पेंटसीर के नाम से जाना जाता है। यूएसए ने पेंटसीर S1 को स्मगल्ड किया था लिबिया से, क्योंकि ये उनकी टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे, और 2020 में ये चीज़ें हुई थी। हालांकि काफ़ी न्यूज़ बनी थी, बट फिलहाल के लिए आपको समझना होगा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, जस्ट लाइक आयरन डोम। आयरन डोम जो इसराइल ने इस्तेमाल किया था गज़ा में, जो मिसाइल फायर हुई थी हमास ने जो फायर की थी उसके खिलाफ, राइट। और ये काफ़ी पोटेंट है, काफ़ी लीथल वेपन है। 2013 में समझो कि इंडियन आर्मी ने का ये कंटेंडर था, बट फिलहाल के लिए तब के टाइम ने हमने साउथ कोरिया को चुना, और साउथ कोरिया का जो बीहो सिस्टम है उस पर हम जाने वाले थे, बट समहाउ साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से वो डील हाल्ट हो गई। बट फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी ने करियर एयर जो डिफेंस ट्रैक सिस्टम है वो समझो कि अपनी तरफ से बोला है कि हमें 50% के करीब इंडिजीनियस कंटेंट इसमें चाहिए, और मैकेनाइज्ड कॉलम के ऊपर ये हो, जैसे कि S-400 है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी, राइट। और रिसेंटली चाइना ने भी एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, SWS-235mm सेल्फ प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट गन्स, जिसको स्पाग के नाम से जाना जाता है। और ये एक आर्टिलरी और मिसाइल कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ पर गन्स भी होंगी, यहाँ पर वेरियस तरह की और चीज़ें होंगी। और ये जो पेंटसीर है इसकी जो रेंज रहेगी वो 20 किलोमीटर के करीब रहेगी, मैक्सिमम एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर, विद द स्पीड जो मिसाइल्स की रीच कर पाएगी 1300 मीटर पर सेकंड के करीब। साथ ही साथ यहाँ पर 230mm ऑटो कैनन्स भी लगी होंगी, जो कि जिनकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर के करीब होगी, और जो ड्रोन्स लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। और ये सिस्टम यूएई, इराक, सीरिया के पास भी है। आफ्टर फ्रांस रिसेंटली साउथ अमेरिका ने भी इंटरेस्ट जताया है पिनाका में। देखो, पिनाका के बारे में मैं पहले लेक्चर ले चुका हूँ, आपको डिटेल में बताई थी, बट फिलहाल के लिए थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। आपको समझना होगा कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का ये जो इंटरेस्ट है पिनाका की तरफ, ये ऐसे नहीं बना क्योंकि फ्रांस भी इंटरेस्टेड है, इवन दो यूएसए भी सोच रहा है। अभी के लिए ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि ये एक अटैक वेपन है, और इसको हमने कारगिल वॉर के दौरान भी इस्तेमाल किया था, और ये पहली बार हमने एक्सपोर्ट भी किया है अर्मेनिया को। अर्मेनिया, अजरबैजान, आप समझ रहे होंगे क्योंकि COP29 की मीटिंग रिसेंटली अजरबैजान में हो रही है। देखो, वो एक अलग इशू है, हमारे कुछ समझो कि ग्रजेस भी हैं पर्सनल अजरबैजान के साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। सो बैक टू द पॉइंट, अर्मेनिया को हमने ये चीज़ सप्लाई की है, और फ्रांस ने भी इंटरेस्ट जताया है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड हैं। ये एक मल्टी ट्यूब लॉन्चर है, इसमें 2 पॉड लगे होते हैं जहाँ पर 6 रॉकेट होते हैं ईच पॉड में, राइट, और 44 से 48 सेकंड के बीच ये फायर हो जाते हैं। इसकी जो रेंज है 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर आंकी जाती है, क्योंकि इसके वेरियस वर्जन है। मार्क 1 हो गया, मार्क 1 एनहेंस्ड हो गया, मार्क 2 रेंज, मार्क 3 रेंज, जो कि 120 किलोमीटर तक है। वहीं पर अगर बात करें कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की, इसके साथ देखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 18% के करीब बढ़ेगा। बाय 2030 हम ये चीज़ रीच कर पाएंगे, और अभी के लिए हमारा 6 बिलियन के करीब जो एक्सपोर्ट है बाय 2029 गवर्नमेंट का प्लान है कि ये बढ़ने वाला है। सो ये काफ़ी न्यूज़ अपडेटेड है और काफ़ी बेहतर न्यूज़ थी, याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है DDoS अटैक के बारे में। DDoS का मतलब क्या है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये पहले भी हुआ था अगस्त 2024 में, जब ट्रंप और मस्क की एक इंटरव्यू चल रही थी एक्स पर, इनके जो ट्विटर है यानी कि फॉर्मली ट्विटर, उस पर। और ये अभी के लिए कंसर्न है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है किसी के पास भी। क्योंकि देखो, ये सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं हुआ, ये ईरान लिंक्ड अभी हैकर ग्रुप है जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि जो भी इजराइल में कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे वो ऑपरेट नहीं हो पा रहे थे, और ये जो साइबर अटैक है वो ईरान लिंक्ड हैकर ग्रुप ने करवाया है।
सो ये एक जो सिस्टम है DDoS अटैक का, ये एक फ्लड क्रिएट कर देता है, ट्रैफिक क्रिएट कर देता है, यानी कि वो जो वेबसाइट है वो नेटवर्क जाम हो जाएगा और वहाँ पर कोई तरह की कोई भी अपडेट नहीं आ पाएगी। और दैट इज़ द रीज़न कि एक माल फंक्शनिंग हो जाती है सिस्टम में, राइट। और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इसी तरह का अगर हम बात करें तो वो पहली बार इजाद किया गया था, जिसका नाम था क्रीपर, और ये 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा किया गया था। बाद में इसको अपोजिट यानी कि एक एंटीवायरस की खोज निकाली गई जिसको बोला गया रीपर, जो कि टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था, डिज़ाइन टू एलिमिनेट क्रीपर, राइट। सो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखना। और पहला मोबाइल वायरस जो था वो था कैबेर, 2004 में आया था। DDoS अटैक की वजह से बिजनेसेस को जो लॉस होते हैं नियर अबाउट 6000 पर मिनट के करीब, डॉलर्स के करीब ये जो लॉसेस है हर बिजनेस फेस करता है एवरेज। अगर बात करें कि ये अटैक अगर 45 मिनट तक रहा तो वहाँ पर लॉस कितना हुआ, 1 मिनट के $6000 से ऊपर। साइबर क्राइम को एस्टिमेटली अगर काउंट किया जाए तो $8 ट्रिलियन के करीब लॉस हुआ है 2023 में, जो कि बढ़कर 24 ट्रिलियन भी हो सकता है बाय 2027, जो कि बन सकती है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी आफ्टर US और चाइना। सो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए डेफिनेटली टेक फर्म्स को इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आना होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है नीति आयोग की। नीति आयोग के CEO अभी के लिए आप सभी को पता है BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने स्पेशली बोला है कि हमें रकप के बारे में सोचना चाहिए। रकप क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 15 देशों के बीच में है, और ये जो 15 देश हैं ये 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को दर्शाते हैं, 30% के करीब ग्लोबल GDP और 25% के करीब जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है वो करते हैं, राइट। और रकब के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, ये एक पहला ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको 2020 में लाया गया, और इसकी जो नेगोशिएशन थी वो 2012 में स्टार्ट की गई थी। तो इन्फॉर्मेशन याद रखना, नेगोशिएशन का इस हिस्सा हम भी थे, इंडिया भी था, बट इंडिया पार्ट नहीं बना। 2020 में हमने इसे ज्वाइन नहीं किया। और ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज को दर्शाता है, एशिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, राइट। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, और FTA पार्टनर्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इंडिया को भी ये बोलते थे कि हमारा हिस्सा बन जाओ, बट द फैक्ट इज कि इंडिया डालने वाला था एक क्लॉज जो कि डिजिटल ट्रेड के ऊपर हो, यानी कि डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी कि हमारी जो सर्विस सेक्टर है वो इंडल्ज किया जाए। बट उसके रिगार्डिंग रकप ने कोई भी समझो कि चीज़ें नहीं निकाली, कोई क्लॉजेस वगैरह नहीं निकाले। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम नहीं बने इसका हिस्सा। क्यों? हमें पता है कि ये पूरा जो इनका समझो कि सामान है वो डंप करना स्टार्ट कर देंगे इंडिया में, और इंडिया की जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगी और डिग्रेड हो जाएगी। वहीं पर BVR सुब्रमण्यम जो हैं वो चाहते हैं कि अभी के लिए जियो पॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो चुकी है और हमें नई मार्केट की ज़रूरत है, एज इंडिया बिकमिंग अ मेक इन इंडिया नाउ, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम चीज़ें प्रोड्यूस करने लग पड़े हैं। सो हम चाहते हैं कि हमें मार्केट मिले साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की भी। सो ये कहते हैं कि हम रकब का हिस्सा बने या इसके बारे में सोचें, साथ ही साथ हम CPTPP का भी हिस्सा बनने की सोचें। CPTPP का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कुछ ऐसे देश जो कि पैसिफिक रीजन में हों या फिर जो एशियन रीजन्स के भी हों, पैसिफिक के भी हों, या डेवलप्ड हों काफ़ी ज़्यादा। लाइकवाइज देखो, सभी जो CPTPP के मेंबर हैं, 11 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, या फिर मैं बोल दूँ चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, ये हिस्सा है रकब का। और इंडिया क्यों नहीं चाहता रकब का हिस्सा बना? देखो, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जो ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ रहा है, डंपिंग ऑफ चाइनीज गुड्स इन इंडियन मार्केट, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन के लिए या सर्विस सेक्टर के लिए हम चीज़ों को इग्नोर इसलिए करते हैं, राइट। सो अभी के लिए जियो पोलिटिकल सिनेरियो कुछ चेंज है, और डेफिनेटली कुछ अपडेट इसके बारे में कोई भी आती है तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक बार फिर से $50 बिलियन का आंकड़ा छू लेगा 2024-25 तक, क्योंकि हमने राइस एक्सपोर्ट पर जो कर्व था, जो बैन था, वो हटा दिया है। और अभी के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि राइस का, वीट के ऊपर या शुगर के ऊपर जिस तरह का कोई भी कर्व अगर लगा है तो वो चीज़ें रोक दी गई हैं, हटा दी गई हैं। राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी चाहती है कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि $100 बिलियन का आंकड़ा हम टच करना चाहते हैं बाय 2030।
और अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो बैन रिमूव किया है या फिर शिपमेंट पर ये नॉन बासमती जो वाइट राइस है जो कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, या फिर पार बॉयल्ड राइस जो हैं उन पर, हस्क्ड ब्राउन राइस हैं उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो हटा दी गई है। और हमारी जो देश ने एक्सपोर्ट किया है वाइट राइस का नियर अबाउट $201 मिलियन के करीब इन बिटवीन अप्रैल टू अगस्त। लास्ट ईयर हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था पूरे फिस्कल ईयर में वो था 852 मिलियन डॉलर के करीब। साथ ही साथ हम ये जो बैन हमने लगाया था ना, ये कई चीज़ों पर देखते हुए लगाया था, क्योंकि हम चाहते थे फ्रेंडली नेशंस को जैसे मालदीव, मॉरिशियस, अफ्रीकन कंट्रीज़ को ही हम सप्लाई करें, क्योंकि हमारी भी अपनी नीड्स थी। बट अभी के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जो भंडार हैं वो भरे हुए हैं और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और राइस एक्सपोर्ट नियर अबाउट 17 से 18 मिलियन डॉलर टन्स के करीब बढ़ जाएगा 2024-25 तक, जो कि पहले 14-15 मिलियन टन के करीब रहता था। और अभी के लिए 2021 और 22 में इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सिर्फ एक बार $50 बिलियन से ऊपर गया था, जो कि अब एक बार फिर से रिपीट होगा 2024-25 में। और ये जो सीज़न का हॉल्ट आया था ये सिर्फ ऑन गोइंग जो वॉर्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रही, यूक्रेन रशिया का या फिर गज़ा का हो गया इशू, रेड सी में भी कोई इशू क्रिएट हुआ था, राइट। सो उनकी वजह से ये फूड सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई थी। अगली जो न्यूज़ है वो है डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में। रिसेंटली हमने अंतरिक्ष अभ्यास एक ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट की है जो कि पहली बार हुई है और ये डिफेंस स्पेस एजेंसी ने करवाई है। और अभी के लिए इसमें जो चैलेंजेस हैं वो स्पेस बेस्ड एसेट्स को लेकर हैं या फिर स्पेस कैपेबिलिटीज़ को लेकर, जो हम मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स जो अर्थ के बाहर तैनात हैं जो हमने लॉन्च किए हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और जो हमारी डिपेंडेंसी है या फिर अपकमिंग जो स्पेस वॉरफेयर है उस पर कैसे नियंत्रण करना है या फिर आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटीज़ को, या फिर कुछ चीज़ें जो हो रही हैं उन चीज़ों को रोकना, कुछ साइबर वॉरफेयर्स वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। इसरो और डीआरडीओ जैसी एजेंसीज भी इस चीज़ का हिस्सा रही हैं। वहीं पर बात करें डिफेंस स्पेस एजेंसी की, तो ये नरेश चंद्र टास्क फोर्स 2012 में बनाई गई थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि साइबर, एरोस्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए हमें एक और नई कमांड की ज़रूरत है। और एज़ पर दी नीड डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है 2018 में समझो कि एस्टेब्लिश की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और ये ऑपरेट करती है साइबर वॉरफेयर को, सैटेलाइट जो इंटेलिजेंस एसेट्स हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स आते हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से होते हैं। और इसको अभी के लिए इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एयर वाइस मार्शल पवन कुमार। सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। एक ऐसी ट्राइब जो कि एग्जिस्ट करती है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित है। और ये ट्राइब का नाम है गुटी कोया ट्राइब। गुटी कोया ट्राइब एक ऐसी आदिवासी ट्राइब है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अभी भी यूज़ करती है। एनिमल हस्बेंड्री जो कि इसका हिस्सा है मेन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को असल में पोडू भी कहते हैं। और काउस, गॉट, हेंस, डक्स ये वगैरह ये रखते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है वो है कोया। जनरली इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में रिकग्नाइज किया जाता है छत्तीसगढ़ में, बट तेलंगाना में ये इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। हालांकि जो गुटी कोया ट्राइब है इनका फोर्स्ड परसिक्यूशन किया गया है माओइस्ट के द्वारा या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो मलेशिया है साडवा जुडम उनके द्वारा। 2005-06 में भी जो सभी गुटी कोया ट्राइब्स थी वो फ्ली करके उड़ीसा में आ गई थी। बाद में कुछ आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए। और इनके जो हेड्स होते हैं जैसे कि जो विलेज लीडर हैं, प्रीस्ट हैं, फिजिशियन हैं, उनको एक स्पेशल एक बड़ा सा स्टोन उनके कद के मुताबिक रखा जाता है जिसको ये ट्रिब्यूट पे करते हैं। हालांकि ये एक मेला मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं जिसको बोलते हैं समाका सरलमा यात्रा, जो कि 2 साल में एक बार होती है। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की मैं बात करूं तो अफ्रीका के बाद इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन की ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर देखें 2011 के सेंसस के मुताबिक ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे देश का 8.9% है टोटल पॉपुलेशन का। और भील ट्राइब सबसे बड़ी ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइब है भारत में, जो कि 37.7% के करीब एग्जिस्ट करती है ऑल ओवर दी। अगर 100% के करीब अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ले लें, राइट।
अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ये आए कैसे? देखो, देबर कमीशन 1973 में लाया गया था, जो जिस पर गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमें बताएं कि हम इनको कैसे डेजिग्नेट करें। तो उन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बना दिए, सब कैटेगरी डेजिग्नेट कर दी। बाद में चल के 2006 में इसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के नाम से जाना गया, जिसमें 75 जो हैं ऐसे वनरेबल ग्रुप्स हैं जो कि 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार में आते हैं। अभी के लिए हमारे देश के पास 75 के करीब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ओडिशा के पास सबसे ज़्यादा है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। अभी ये जो न्यूज़ है ये है बुकर प्राइज़ के ऊपर। 2024 में बुकर प्राइज़ अभी रिसेंटली दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल को ये दिया जाता है जो कि यूके और आयरलैंड में प्रस्तुत किया जाता हो। अक्टूबर और सितंबर के बीच में जो नॉवेल्स वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं, बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल को ये प्राइज़ मिलता है, जिसकी प्राइस मनी नियर अबाउट 50,000 पाउंड्स के करीब होती है। और समांथा हार्वे को स्पेशली इनके एक नॉवल ऑर्बिटल के लिए इस बार मिला है फॉर फिक्शन, जो कि स्पेस स्टेशन नॉवल है। और इसके साथ ही रिसेंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी दिया गया था 2024 में ही, जो कि जर्मन नॉवलिस्ट जिनका नाम है जेनी अर्पनपैक, इनको मिला था कायरोस के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया गया था माइकल हॉफमैन ने। और इन्होंने प्राइस मनी इक्वली डिवाइड की थी आपस में। सो अभी तक के लिए भारत के पास भी कई ऑथर्स हैं जिन्होंने ये बुकर प्राइज़ जीता है, जैसे कि वी.एस. नायपॉल 1971 में, इनको मिला इन ए फ्री स्टेट। अरुंधति रॉय 1981 में, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1997। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006। अरविंद अडिगा फॉर वाइट टाइगर 2008। और टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री को 2022 में। अच्छा, टॉम्ब ऑफ सैंड एक ऐसी बुक थी जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको ट्रांसलेट किया गया था, राइट। सो ये चीज़ें याद रखना, ये पहली ऐसी बुक थी जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई और इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया। अभी इसको ट्रांसलेट किसने किया? इसको किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट, राइट। सो ये आज के थे करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट कोई भी अपडेट आती है आपके लिए लेकर आऊँगा। टिल देन आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।